अरब में पहली वक्फ संपत्ति के रूप में मदीना का खजूरों के बाग और खैबर की भूमि का उल्लेख मिलता है। गोरी ने मुल्तान की जामा मस्जिद के लिए 2 गांव दान किए। इन गांवों की आय मस्जिदों की देखभाल और धार्मिक कार्यों के लिए इस्तेमाल होती थी। पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ वक्फ संपत्तियों का जो प्रबंधन है इवाक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड और प्रांतीय वक्फ बोर्ड द्वारा किया जाता है। वक्फ बोर्ड की गड़बड़ियों को उजागर करने वाला सबसे उल्लेखनीय मामला महाराष्ट्र का वक्फ घोटाला था। इस मामले में वक्फ पर आरोप है कि बड़ी संख्या में अवैध संपत्तियां बेची गई या फिर पट्टे पर दे दी गई। 2005 में उत्तर प्रदेश के पूर्व वक्फ मंत्री सैयद वसीम रिजवी ने यह मामला उठाया था। उन्होंने ताजमहल को वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित करने की मांग की थी। वक्फ बोर्ड को हटाने की मांग तभी उठ सकती है जब वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में गंभीर भ्रष्टाचार या अनियमितता पाई जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए आज मैंने वक्फ के ऊपर एक पूरा वीडियो बनाया है जिसमें मैं वक्फ की पूरी जानकारी बताऊंगा। ए से लेकर जेड तक वक्फ की पूरी कहानी आज इस वीडियो में बताई जाएगी। तो पूरी जानकारी के लिए बने रहिए वीडियो के साथ। आजकल वक्फ को लेकर कई खबरें आ रही हैं, खासकर वक्फ संपत्तियों के गलत इस्तेमाल और उनकी सुरक्षा को लेकर। भारत में वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग और उनका सही तरीके से इस्तेमाल ना होना एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। कई जगहों पर वक्फ संपत्तियों को व्यक्तिगत लाभ के लिए इस्तेमाल किए जाने की खबरें भी सामने आई। केरल और उत्तर प्रदेश राज्यों में राज्य वक्फ बोर्ड को अपनी संपत्तियों का सही तरीके से प्रबंधन और पारदर्शिता के साथ संचालन करने के लिए नए सुधारों पर काम करना पड़ रहा है। इसके अलावा वक्फ संपत्तियों की निगरानी और उनके उपयोग पर सरकारी नियंत्रण को भी मजबूत बनाने की चर्चा हो रही है। नए कानून और दिशा निर्देश बनाए जा रहे हैं ताकि वक्फ का उपयोग केवल और केवल सामाजिक और धार्मिक कल्याण के लिए हो, ना कि किसी गलत काम। हाल ही में भारत में वक्फ बोर्ड से संबंधित कई महत्वपूर्ण घटनाएं सामने आई। कुछ राज्यों में वक्फ बोर्ड द्वारा भूमि स्वामित्व के दावों को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जहां किसानों ने अपनी जमीन पर वक्फ बोर्ड के दावे के खिलाफ आवाज उठाई है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में हाल ही में एक दिलचस्प और विवादित मामला सामने आया जिसमें कुंभ मेला स्थल को वक्फ की संपत्ति बताया गया, जिसका विरोध उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी किया। इसके साथ ही वक्फ संशोधन विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी की मंजूरी 27 जनवरी को मिल गई, जिसमें 14 बदलाव किए गए। नए प्रावधानों के तहत वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना अनिवार्य होगा, जबकि विपक्ष के सभी सुझाव खारिज कर दिए गए। दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं वक्फ बोर्ड की परंपरा आई कहां से। वक्फ बोर्ड की अवधारणा पैगंबर हजरत मोहम्मद के समय से प्रारंभ हुई। उन्होंने अनुयायियों को संपत्ति को इस तरह से दान करने की सलाह दी थी कि वह न बेची जा सके, न किसी को दी जा सके, और न ही उसमें कोई विरासत जारी हो, बल्कि उसका लाभ समाज के लोगों को लगातार मिलता है, कंटिन्यूसली मिलता है। इस्लामी परंपरा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि मदीना में खजूरों का एक बड़ा बाग, जिसमें लगभग 600 पेड़ थे, वक्फ के रूप में दान किया गया था और उससे होने वाली आमदनी मदीना के पास गरीब लोगों को मदद के लिए उपयोग की जाती थी। इससे वक्फ का प्रारंभिक उदाहरण माना जाता है। इसके अतिरिक्त खलीफा उमर इब्न अल खत्ताब ने खैबर में एक भूमि का टुकड़ा प्राप्त किया और पैगंबर मोहम्मद से उसका सर्वोत्तम उपयोग पूछने पर उन्होंने सलाह दी कि उस भूमि को इस प्रकार दान किया जाए कि न तो उसे बेचा जा सके और न ही उपहार में दिया जा सके और न ही विरासत में स्थानांतरित किया जा सके, बल्कि उसका लाभ समाज के लोगों को लगातार मिलता रहे। इस प्रकार अरब में पहली वक्फ संपत्ति के रूप में मदीना का खजूरों के बाग और खैबर की भूमि का उल्लेख मिलता है, जो इस्लामी इतिहास में वक्फ की अवधारणा की नींव रखते हैं। आप सही अल बुखारी की हदीस संख्या 2737 का अध्ययन कर सकते हैं, जिसमें इस घटना का विवरण है। यह हदीस ऑनलाइन उपलब्ध है, जिसे मैं अब आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहा हूँ। आप इसे सही अल बुखारी 2737 पर सर्च करके पढ़ सकते हैं। अरब में वक्फ की परंपरा समय के साथ विस्तारित होती गई। खलीफा उमर इब्न अल खत्ताब द्वारा खैबर में प्राप्त भूमि को वक्फ करने के बाद अन्य मुस्लिम शासकों और समृद्ध व्यक्तियों ने भी मस्जिदों, मदरसों, अस्पतालों और अन्य सामाजिक कल्याण संस्थानों के लिए अपनी संपत्तियां वक्फ की। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण विकास हुआ। वक्फ बोर्ड मुख्य रूप से उन देशों में पाया जाता है जहां मुस्लिम आबादी मौजूद है और जहां इस्लामिक परंपराओं के तहत वक्फ का प्रबंधन होता है। वक्फ बोर्ड हर देश में एक जैसी संरचना या अधिकार क्षेत्र नहीं रखता। वक्फ बोर्ड खासकर मुस्लिम बहुल देशों में अधिक संगठित है। भारत में वक्फ बोर्ड राज्य स्तर और केंद्र स्तर दोनों पर काम करते हैं। इन्हें वक्फ अधिनियम 1995 के तहत प्रबंधित किया जाता है। इसके साथ ही यदि पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ वक्फ संपत्तियों का जो प्रबंधन है इवाक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड और प्रांतीय वक्फ बोर्ड द्वारा किया जाता है। पड़ोसी देश बांग्लादेश में वक्फ संपत्तियां बांग्लादेश वक्फ अधिनियम के तहत प्रबंधित होती हैं। इंडोनेशिया और मलेशिया इन देशों में वक्फ बोर्ड या संगठनों के माध्यम से संपत्तियों का प्रबंधन होता है
और ये इस्लामी चैरिटेबल गतिविधियों का एक बड़ा हिस्सा है। इसके साथ ही मध्य पूर्व के देश जैसे कि सऊदी अरब, यूएई, तुर्की, कतर, कुवैत में भी वक्फ संपत्तियां और उनके प्रबंधन को लेकर मजबूत व्यवस्थाएं हैं। तुर्की का वक्फ सिस्टम तो ऐतिहासिक रूप से बेहद प्रभावशाली रहा है। यूरोपीय देश और अन्य गैर मुस्लिम बहुल देश जैसे यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में भी वक्फ से जुड़े संगठन या ट्रस्ट मौजूद हैं जो मुस्लिम समुदाय की धार्मिक और सामाजिक जरूरतों को पूरा करते हैं। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि वक्फ बोर्ड या उनसे मिलती जुलती संस्थाएं उन सभी देशों में मौजूद हैं जहां इस्लामिक परंपराओं का पालन होता है या फिर मुस्लिम आबादी रहती है। हालांकि इनका स्वरूप और कार्यक्षेत्र देश के कानून और स्थानीय जरूरतों के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। यानी कि ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में वक्फ बोर्ड का स्वरूप क्या होगा ये उसके देश के कानून पर निर्भर करता है। अब बात होती है कि वक्फ बोर्ड आया कब भारत में। तो भारत में वक्फ की परंपरा जो है इस्लाम धर्म के शुरुआती दौर से ही जुड़ी हुई है। वक्फ का पहला उदाहरण भारत में मोहम्मद गोरी के समय में देखा गया। 12वीं शताब्दी के अंत में पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद मोहम्मद गोरी ने अपनी सत्ता को मजबूती देने के लिए इस्लामी संस्थानों की स्थापना की। गोरी ने मुल्तान की जामा मस्जिद के लिए 2 गांव दान किए। इन गांवों की आय मस्जिदों की देखभाल और धार्मिक कार्यों के लिए इस्तेमाल होती थी। इस संपत्ति के प्रबंधन के लिए उन्होंने सैफुल इस्लाम को नियुक्त किया। इससे भारत में वक्फ का पहला उदाहरण माना जाता है। सुल्तान इल्तुमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने बड़ी संपत्तियां वक्फ के रूप में दी जिनका इस्तेमाल मस्जिद, मदरसों, सूफी दरगाहों और अनाथालयों के लिए किया गया। मुगल साम्राज्य ने वक्फ को और अधिक मजबूत किया। अकबर ने सुन्नी और शिया दोनों समुदायों के लिए वक्फ संपत्तियां बनवाई। औरंगजेब ने भी इस्लामी संस्थानों को प्रोत्साहन करने के लिए वक्फ संपत्तियों का उपयोग किया। 17वीं शताब्दी तक वक्फ भारतीय समाज का एक अहम हिस्सा बन गया। अंग्रेजी शासनकाल के दौरान भी वक्फ को चुनौतियों का सामना करना पड़ा। शुरू में तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने वक्फ में हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन बाद में जब उन्होंने देखा कि इसमें प्रबंधन की जगह कुप्रबंधन हो रहा है तो उन्होंने इसमें दखल देना शुरू किया। जब भारत आज़ाद हुआ तो 1947 के बाद वक्फ की संपत्तियों के प्रबंधन के लिए ठोस कदम उठाए गए। इसके साथ ही यहाँ पे एक बड़ा मुद्दा ये भी था कि उस समय जिस समय विभाजन हुआ था तो यहाँ से बड़ी संख्या में जो मुस्लिम लोग थे वो लोग पाकिस्तान चले गए थे। उन लोगों ने अपनी संपत्तियों को वक्फ कर दिया था। यानी कि वो यहाँ से जब छोड़कर गए तो उन्होंने उस संपत्ति को वक्फ कर दिया था और उस पर अधिकार हुआ केवल मुसलमानों का। 1954 के वक्फ अधिनियम में समय के साथ 1995 में कई सुधारों की आवश्यकता महसूस हुई। इसके परिणाम स्वरूप वक्फ अधिनियम में संशोधन किया गया। इस संशोधन के द्वारा वक्फ बोर्ड की शक्तियों को बढ़ाया गया। पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार को प्रमुखता दी गई। वास्तव में बोर्ड की शक्ति को बढ़ावा दिया गया जिसका इस्तेमाल इसने जमीनों का बहुत अधिक मात्रा में अधिग्रहण किया। इसके बाद 2013 में वक्फ बोर्ड में एक और संशोधन हुआ और वक्फ बोर्ड एक्ट संशोधन 2013 पास किया गया। 2013 में कांग्रेस सरकार एक बार फिर से एक बिल के माध्यम से वक्फ बोर्ड में संशोधन करती है जिसे विपक्ष तुष्टीकरण की नीति के आधार पर किया गया। इस वक्फ संशोधन का उद्देश्य वक्फ की संपत्तियों के प्रबंधन को ज्यादा पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए ला गया, जबकि इसका उद्देश्य वास्तव में वक्फ को और अधिक शक्तिशाली बनाना था ताकि एक विशेष वर्ग को प्रभावित किया जा सके। इसी संशोधन में वक्फ प्रॉपर्टी की जियोग्राफी इंफॉर्मेशन सिस्टम को अनिवार्य किया गया जिसे GIS मैपिंग भी कहते हैं। इतने संशोधनों के बावजूद भी वक्फ बोर्ड में अनेक खामियां पाई जाती हैं और इसके पास इतनी विशेष शक्तियां हैं कि कई ऐसे मामले उजागर हुए जिसमें जमीन को प्राप्त करने या देने के लिए बोर्ड ने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया। आज भारत में वक्फ बोर्ड 9.4 लाख एकड़ जमीन और 8.7 लाख संपत्तियों का प्रबंधन करता है। इसकी कुल कीमत लगभग 1.2 लाख करोड़ रुपए आंकी जाती है। भारत में वक्फ बोर्ड की सबसे बड़ी हिस्सेदारी है और डिफेंस और रेलवे के बाद इसका नंबर तीसरा है। चलो अब इसकी थोड़ी सी खामियों पर बात करते हैं कि क्या क्या इसमें खामियां हैं। पहली बात है इसकी मिसमैनेजमेंट और भ्रष्टाचार। गलत प्रबंधन और भ्रष्टाचार के मामलों ने वक्फ बोर्ड की प्रतिष्ठा को बट्टा लगाया है। अनेक ऐसे मामले उजागर हुए जिनमें वक्फ संपत्तियों की अवैध बिक्री और लीज शामिल है। अनेक ऐसे मामले भी हैं जिनमें धन के गबन, पारदर्शिता की कमी के आरोप अक्सर बोर्ड पर लगते रहे। दूसरा पॉइंट है अवैध कब्जा और अतिक्रमण के आरोप। अक्सर ऐसे मामले भी उजागर हुए जहां वक्फ बोर्ड पर संपत्तियों पर अतिक्रमण करने के आरोप लगे। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा। अपने अधिकारों के गलत इस्तेमाल से बोर्ड के द्वारा की गई संपत्तियों पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया। इनमें कुछ संपत्तियां ऐसी भी हैं जिनका उपयोग समाज कल्याण के लिए होना था, लेकिन बोर्ड का यह रवैया समाज के लिए सही नहीं है। फंडिंग और संसाधनों की कमी। बोर्ड प्राप्त फंडिंग और संसाधनों का इस्तेमाल समाज हित में करने के बजाय कुछ रसूखदार लोगों के निजी फायदे के लिए करता है, जिससे फंडिंग और संसाधनों की कमी के कारण संपत्तियों के रखरखाव और विकास करने की गति में बाधा आती है।
सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार का बोलबाला है और इसके साथ ही विशेषज्ञता और कुशलता का अभाव बोर्ड में हमेशा रहा। वक्फ के द्वारा संपत्तियों के प्रबंधन में अक्सर व्यवस्था और व्यवहार के प्रति जवाबदेही का अभाव होता है। अव्यवहारिक और विशेषज्ञता की कमी वाले व्यक्ति को वक्फ बोर्ड में नियुक्त किया जाता है, जिसके कारण संस्था सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाती और परिणाम असफलता के रूप में सामने आता है। इतनी विशाल संपत्ति होने के बावजूद भी वक्फ का सार्वजनिक कल्याण कार्यों में योगदान न के बराबर है, जो सरकार को संशोधन के लिए मजबूर करता प्रतीत होता है। इसके अलावा वक्फ बोर्ड में गत सालों में हुए घोटाले और गड़बड़ियां भी इस संशोधन बिल के आने का सबसे बड़ा कारण है। वक्फ बोर्ड की गड़बड़ियों को उजागर करने वाला सबसे उल्लेखनीय मामला महाराष्ट्र का वक्फ घोटाला था। इस मामले में वक्फ पर आरोप है कि बड़ी संख्या में अवैध संपत्तियां बेची गई या फिर पट्टे पर दे दी गई। कथित तौर पर लेन देन में वक्फ के अंदरूनी लोग शामिल थे। इस घोटाले ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए कड़े नियमों की आवश्यकता को उजागर कर दिया। इसके साथ ही 2012 में कर्नाटक भूमि आवंटन घोटाला हुआ। इस घोटाले में अनवर मणिपड्डी ने कर्नाटक वक्फ बोर्ड पर 27,000 एकड़ भूमि को अवैध तरीके से आवंटित करने का आरोप लगाया था। अनवर मणिपड्डी उस समय कर्नाटक राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष थे। यह आरोप पर उन्होंने एक रिपोर्ट उस समय के मुख्यमंत्री DV सदानंद गौड़ा को सौंपी थी। यह सीधे रूप से भूमि के दुरुपयोग का मामला था। कर्नाटक का एक दूसरा मामला उस समय उजागर हुआ जब वक्फ बोर्ड के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी जुल्फिकार उल्लाह के ऊपर 4 करोड़ के वित्तीय घोटाले को लेकर FIR दर्ज की गई। उन पर आरोप है कि 2016 में CEO के रूप में कार्यरत रहते हुए उन्होंने एक बैंक की बेंगलुरु ब्रांच से कोल्लार ब्रांच में 4 करोड़ रुपए का गलत तरीके से ट्रांजैक्शन किया था। इसके साथ ही उत्तराखंड में भी वक्फ बोर्ड के कुछ घोटाले सामने आए। उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने बोर्ड की संपत्तियों में घोटाले का गंभीर आरोप लगाया। वक्फ की संपत्ति है मंगलौर के अंदर कोई दरगाह है, वहाँ 12.5 बीघा संपत्ति है, उसके ऊपर अभी कब्जा हो रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने आप को कहते तो मुसलमान हैं, लेकिन कब्जों में सबसे बड़े कब्जेधारक वही होते। उन्हें ये नहीं दिखता कि यतीमों की मिस्कीनों की ज़मीन है। दिल्ली में भी वक्फ बोर्ड में भर्ती में एक बड़ा घोटाला हुआ। दिल्ली वक्फ बोर्ड की भर्ती में अनियमितताओं के सिलसिले में छापेमारी के बाद आप विधायक अमानतुल्लाह खान को ED ने गिरफ्तार किया। उन पर कथित आरोप था कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष पद पर रहते हुए उन्हें सभी मानदंडों और सरकारी दिशा निर्देशों को ताक पर रखकर वक्फ बोर्ड में अपनी पसंद के 32 लोगों की अवैध रूप से भर्ती की, जिसके तहत उन पर भ्रष्टाचार और पक्षपात के आरोप लगे। उत्तर प्रदेश में भी वक्फ बोर्ड पर जमीन को लेकर विवाद के कई मामले सामने आए। उत्तर प्रदेश में भी वक्फ बोर्ड ने बड़े पैमाने पर संपत्तियों पर दावा जताया, जिसके बाद योगी सरकार ने आदेश जारी किया कि वक्फ की सारी संपत्तियों की जांच होगी। उत्तर प्रदेश में ताजमहल को लेकर भी हमेशा एक विवाद चर्चा में रहता है कि क्या ताजमहल भी वक्फ की संपत्ति रहा है। जी हाँ, इसको लेकर भी वक्फ बोर्ड के द्वारा मुद्दा बनाया गया था। वर्तमान में ताजमहल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन आता है, जो इसे एक राष्ट्रीय धरोहर के रूप में संरक्षित और प्रतिबंधित करता है। ताजमहल को वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित करने को लेकर कोर्ट में केस भी चला था। उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने दावा किया था कि ताजमहल एक मकबरा है और इसके परिसर में एक मस्जिद भी है, इसीलिए इसे वक्फ संपत्ति घोषित किया जाना चाहिए। 2005 में उत्तर प्रदेश के पूर्व वक्फ मंत्री सैयद वसीम रिजवी ने यह मामला उठाया था। उन्होंने ताजमहल को वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित करने की मांग की थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने वक्फ बोर्ड से पूछा कि यदि ताजमहल उनकी संपत्ति है तो उन्होंने अब तक इसका रखरखाव क्यों नहीं किया। कोर्ट ने वक्फ बोर्ड के दावे को कमजोर माना। यह मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में यह स्पष्ट किया ताजमहल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI के अधीन राष्ट्रीय धरोहर है और इसे वक्फ संपत्ति के रूप में मान्यता नहीं दिया जाती। एक सवाल यह भी उठा कि क्या वक्फ बोर्ड को हटाया जा सकता है। वक्फ बोर्ड को पूरी तरह से हटाना एक जटिल और संवैधानिक प्रक्रिया है, क्योंकि यह भारत में धार्मिक और सामाजिक संरचना से जुड़ा है, एक महत्वपूर्ण संस्थान है। लेकिन कुछ पहलुओं पर विचार किया जा सकता है, जैसे वक्फ बोर्ड भारत में वक्फ अधिनियम 1995 के तहत स्थापित किया गया है। यह कानून वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और धार्मिक कार्यों के लिए एक संरचनात्मक ढांचा प्रदान करता है। वक्फ बोर्ड को हटाने के लिए सबसे पहले इस कानून को रद्द करना या संशोधित करना होगा, क्योंकि यह कानून केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लागू होता है। इसे संसद के माध्यम से बदलना पड़ेगा। वक्फ बोर्ड को हटाने की मांग तभी उठ सकती है जब वक्फ संपत्तियों में प्रबंधन में गंभीर भ्रष्टाचार या अनियमितता पाई जाए। वक्फ बोर्ड अपने धार्मिक, सामाजिक या परोपकारी कार्य को प्रभावी ढंग से पूरी तरह से लागू करने में विफल रहे, यह राष्ट्रीय सुरक्षा, सांप्रदायिक सद्भाव या सार्वजनिक हित के लिए खतरा बन जाए,
इन कारणों पर सरकार जांच करवा सकती है और उचित कार्रवाई कर सकती है। वक्फ बोर्ड का गठन संविधान के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत और अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकार की सुरक्षा के लिए किया गया है। इसे हटाना धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 और 28 और अल्पसंख्यकों के अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 का उल्लंघन माना जा सकता है। और अगर आप वक्फ बोर्ड के किसी फैसले से असहमत हैं तो आप इसे कानूनी रूप से चुनौती दे सकते हैं। इसके लिए आप वक्फ ट्रिब्यूनल में अपील कर सकते हैं। यह एक विशेष न्यायिक निकाय है जो वक्फ से जुड़े मामलों का निपटारा करता है। वक्फ संपत्ति से जुड़े मामलों में सिविल कोर्ट का कोई अधिकार नहीं होता। यह मामला मौलिक अधिकारों या गंभीर कानूनी मुद्दों से जुड़ा है तो आप उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अपील करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि विवादित संपत्ति राजस्व रिकॉर्ड में वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज है या नहीं। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी चर्चा जानकारीपूर्ण और दिलचस्प लगी होगी। अगर आपके पास इस विषय से जुड़ी कोई और राय या सवाल है तो हमें ज़रूर बताएं। हमें आपके सुझावों का हमेशा इंतजार रहता है। अगले एपिसोड में एक नई कहानी, नए सवाल और नए जवाबों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सच्चाई के साथ खड़े रहें और जुड़े रहें हमारे साथ।